गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, यह बुक अपने पढ़ रहे थे और इस बुक में अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर अपने चल रहा था जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर की भी अपने एक क्लास हो चुकी है। आज यह अपने इस चैप्टर की सेकंड और अंतिम क्लास है। अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन में ऐसे बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो है अपने मानवाधिकार और उनकी कोटियां। क्वेश्चन आता है सीधा सा कि मानवाधिकारों की कुल कितनी कोटियां हैं, ठीक है, उल्लेख कीजिए। या पूछते हैं पहली कोटि कौन सी है, तीसरी कोटि कौन सी है, दूसरी कोटि कौन सी है, इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे मेन है वो है भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। पहला जो पॉइंट है वो है अपने मानवाधिकार और उनकी कोटियां। देखो मानवाधिकार, सबसे पहले तो बात करते हैं मानवाधिकार क्या होते हैं। मानवाधिकार का मतलब हो गया ऐसे अधिकार जो किनको प्राप्त है, मनुष्य को प्राप्त है, मानव को प्राप्त है, आम नागरिकों को प्राप्त है। वो अधिकार क्या कहलाएंगे, मानवाधिकार कहलाएंगे। क्लियर है। जैसे मान लो मैं हूं, मुझे बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब मुझे प्राप्त है। तो ये क्या हो गए, मेरे अधिकार हो गए। और मैं मनुष्य हूं तो मेरे को ये अधिकार प्राप्त है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अपने मानवाधिकार। अब यहाँ पर देखो भैया, मानवाधिकारों की कुल 3 कोटियां है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सीधा पूछ लेंगे कि पहली कोटि कौन सी है। इनको क्रम जानना है। पहली कोटि कौन सी है, राजनीतिक अधिकारों की कोटि। इसमें कौन कौन सी बातें आती है, अभिव्यक्ति और सभा करने की, मतलब अपने विचार व्यक्त करने की, और कहीं भी कोई सभा या मीटिंग करने का जो अधिकार है वो आपकी कौन सी कोटि में आएगा, राजनीतिक अधिकारों की कोटि में, ठीक है। दूसरी कोटि है भैया आर्थिक अधिकारों की कोटि। आर्थिक अधिकारों की कोटि में आपको क्या क्या करने का अधिकार प्राप्त है। आप कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य आप चुन सकते हो। आप चाहते हो कि मैं तो टेलर का काम करना चाहता हूं, मैं जैसे मान लो मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं दुकान चलाना चाहता हूं, मैं कपड़े का कार्य करना चाहता हूं, मैं किराना का कार्य करना चाहता हूं। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य या व्यवसाय चुन सकते हो। तथा आपको क्या करने का अधिकार है, आपको आगे बढ़ने का, विकास करने का, प्रगति करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये आगे बढ़ने और व्यवसाय चुनने, ये दोनों जो अधिकार है वो कौन सी कोटि में आएंगे, आपके आर्थिक अधिकारों की कोटि, ठीक है। तो पहले राजनीतिक अधिकारों की कोटि हो गई, दूसरी अपने हो गई आर्थिक अधिकारों की कोटि, और तीसरी जो कोटि है भैया वह है सामाजिक अधिकारों की कोटि। इसमें मुख्य रूप से जो मूलवासी अल्पसंख्यक है, उन मूलवासी अल्पसंख्यक के जो अधिकार है उनका उल्लेख कौन सी कोटि में है, तीसरी कोटि में। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं ऊपर वाली 2 कोटि के ऊपर आता है, राजनीतिक अधिकारों की कोटि और आर्थिक अधिकारों की कोटि, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मानवाधिकारों की कुल कितनी कोटियां हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो अपने कितनी हो गई, 3 कोटियां। पहली कोटि कौन सी है, राजनीतिक अधिकारों की, दूसरी कौन सी है, आर्थिक अधिकारों की, तीसरी कौन सी है, सामाजिक अधिकारों की। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया आंतरिक रूप से विस्थापित जन। आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब क्या हुआ भैया, मतलब एक ही देश के अंदर, समझ लो। जैसे मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान में कोई दंगा हो गया, कोई हिंसा हो गई, कोई मारपीट हो गई, कोई अकाल पड़ गया, कोई भूकंप आ गया, मतलब कोई भी इस प्रकार की कोई अनहोनी हो गई, तो आप राजस्थान को छोड़कर एमपी चले गए, यूपी चले गए, पंजाब चले गए, वहां पर जाकर आप निवास करने लगे। मतलब एक देश की सीमा के अंदर ही, जैसे मान लो ये भारत है, सपोज कर लो, ठीक है, आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, यहाँ मान लो किसी प्रकार की हिंसा हो गई, कोई उपद्रव हो गया, कोई दंगा हो गया, कोई संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गई, ठीक है। अब आप अपनी जान बचाने के लिए इस स्थान को छोड़कर, जैसे मान लो आप यहाँ ओडिशा में आकर बस गए, ठीक है। अब आप इस देश के अंदर ही हो, देश से बाहर नहीं जा रहे हो, बस आप जगह चेंज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जाकर रह रहे हो, या मान लो यहाँ से आप यहाँ आकर रहने लगे, ठीक है।
तो एक ही देश की सीमा के अंदर ही अगर आप इधर उधर निवास कर रहे हो, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे निवास कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपने आंतरिक रूप से विस्थापित जन। समझ रहे हो? मतलब एक ही देश की सीमा के भीतर। अब देखो ये क्यों होता है, देखो विस्थापन क्यों होता है? राजनीतिक उत्पीड़न, या तो मतलब आपको कोई पॉलिटिक्स वगैरह के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, नेता वगैरह, या मान लो वहां कोई दंगा हो गया, कोई हिंसा हो गई, कोई उपद्रव हो गया, या किसी प्रकार का कोई संकट आ गया, जैसे मान लो बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, अकाल वगैरह पड़ गया, कुछ भी हो गया। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप देश की सीमा के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जैसे मान लो आप राजस्थान से कहां चले गए? एमपी चले गए, या मान लो एमपी से आप यूपी चले गए, या यूपी से मान लो आप हरियाणा चले गए, तो आप हो तो देश की सीमा के भीतर ही ना, तो उसको क्या कहेंगे? अपने आंतरिक रूप से विस्थापित जन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भैया अपने शरणार्थी। देखो यहां पर इसका उदाहरण अपने देख सकते हैं 1990 में अपने कश्मीरी घाटी के पंडित, कश्मीर घाटी में जो पंडित थे भैया, उनके ऊपर जब अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जब उत्पीड़न हुआ, तो उन्होंने इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करना प्रारंभ कर दिया। तो वो क्या कहलाएंगे? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। क्लियर है? बस ध्यान इतना रखना है कि वो रहने चाहिए देश की सीमा के भीतर ही। अब देखो यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ रहा है शरणार्थी। इसमें देखो उल्टा है, इसमें क्या होता है? युद्ध हो गया, या प्राकृतिक आपदा हो गई, या हिंसा हो गई, या कोई सशस्त्र संघर्ष हो गया, इसके कारण आप निवास छोड़ने पर क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। मतलब आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, अपने इच्छा से नहीं जा रहे हो, मजबूरी में जा रहे हो। जैसे मान लो आप भारत में रह रहे हो, भारत के ऊपर किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया, या भारत में कोई भयंकर दंगा हो गया, या भारत में बाढ़ आ गई भयंकर, या अकाल पड़ गया, या सशस्त्र संघर्ष हो गया, तो आप मजबूरी में अपना निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे देश में क्या ले रहे हो? निवास कर रहे हो, या दूसरे देश में शरण ले रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? शरणार्थी। जैसे भैया 1971 में बांग्लादेशी, जब 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था ना बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश के लोगों ने भागकर कहां शरण ली थी? भारत में शरण ली थी, और वो क्या कहलाए थे? शरणार्थी कहलाए थे। वो अपनी इच्छा से नहीं आए थे, वो कैसे आए थे? मजबूरी में आए थे। तो अगर मजबूरी में आ रहा है तो वो शरणार्थी कहलाएगा, और अगर अपने इच्छा से वह अपने देश को छोड़कर कहीं अन्य निवास कर रहा है, देखो एक तो है शरणार्थी, एक है आप्रवासी। इन दोनों में इतना ही अंतर है, दोनों में ही देश, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करते हैं। बस अंतर क्या है इसमें? किसके कारण? मजबूरी के कारण। शरणार्थी जो होता है वो किस कारण होता है? मजबूरी में होता है, जबकि इसमें क्या है? स्वयं की इच्छा से। आप्रवासी किनको कहते हैं? जो स्वयं की इच्छा से एक देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करते हैं। जैसे मान लो मैं भारत का हूं, ठीक है, मैं व्यवसाय करने के लिए, कार्य करने के लिए, नौकरी करने के लिए भारत को छोड़कर दुबई चला गया, कुवैत चला गया, ईरान चला गया, अमेरिका चला गया, चीन चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है। मेरे ऊपर किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं है, ना तो कोई दंगा हुआ है, ना कोई युद्ध हुआ है, ना कोई अकाल आया है, ठीक है, ना किसी प्रकार की मारपीट हुई है, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए एक देश को छोड़कर दूसरे देश में क्या करते हैं? निवास करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आप्रवासी, ठीक है। और अगर मजबूरी में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? शरणार्थी। और एक ही देश की सीमा के अंदर इधर उधर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। इनको आपको ध्यान रखना है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं भैया भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक, कि भारत की ऐसे कौन कौन से घटक है जो भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करते हैं, जो भारत की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि भारत जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जो सैन्य क्षमता है, जो अपनी सेना है, ठीक है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना, कोई सी भी सेना हो, उस सेना को क्या कर रहा है? अधिक से अधिक मजबूत कर रहा है।
2 बार भारत क्या कर चुका है, परमाणु परीक्षण भी कर चुका है, 1974 और 1998। किस लिए किया है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए। तो भारत की सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है, सैन्य क्षमता को क्या करना, मजबूत करना, ताकि देश की सुरक्षा बनी रह सके। दूसरा पॉइंट है भैया अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को क्या करना, मजबूत करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं का मतलब हो गया कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां वगैरह हुई है, जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं, उनको क्या करना, अधिक से अधिक मजबूत करना। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, अपने यूएनओ है, भारत यूएनओ को सपोर्ट कर रहा है, भारत निशस्त्रीकरण को सपोर्ट कर रहा है, भारत एशियाई एकता को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो उपनिवेशीकरण का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे हैं, जो संस्थाएं वगैरह है, जो संगठन वगैरह है, उनको अधिक से अधिक मजबूत करके भी आप अपनी सुरक्षा नीति को बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा घटक क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को क्या करना, मजबूत करना। तीसरा है भैया देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना। भैया तीसरा सुरक्षा नीति का जो तीसरा घटक है वो क्या है कि देश की जो अंदरूनी समस्याएं हैं, ठीक है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से क्या करना, निपटारा करना, उन समस्याओं को समाप्त करना, उन समस्याओं को निपटाना, ताकि देश की सुरक्षा में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। और नंबर 4 है गरीबी और असमानता को क्या करने का प्रयास करना, दूर करना। भारत में अपने जो गरीबी व्याप्त है, जो एक प्रकार से असमानता व्याप्त है, जो निर्धनता व्याप्त है, उसको क्या करना, दूर करने का प्रयास करना, ताकि अमीर और गरीब के मध्य की जो खाई बनी हुई है, जो असमानता है, वो धीरे धीरे क्या हो सके, कम हो सके। गरीबों में एक प्रकार से गरीबी की भावना का एक प्रकार से विकास ना हो, ताकि अपनी सुरक्षा जो नीति है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। तो ये 4 पॉइंट जो है वो क्या है भैया, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक। अब यहाँ पर देखो 3 संधियां हैं, एबीएम, बीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी। ये तीनों संधियां भैया काफी महत्वपूर्ण है। आपको जो एबेसड वाले क्वेश्चन आते हैं, या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, या सही गलत वाले क्वेश्चन आते हैं, या 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उनमें ये पूछी जा सकती है। आपको पूछ ले कि बीडब्ल्यूसी संधि कब हुई, इसके ऊपर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, या आपको पूरा नाम पूछ ले कि सीडब्ल्यूसी संधि का पूरा नाम लिखिए, या आपको पूछ ले एबीएम संधि कब हुई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली संधि कौन सी आ रही है, एबीएम। एबीएम का पूरा नाम होता है भैया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। और यह कब हुई थी, अपने 1972 ईस्वी में हुई थी। कौन से 2 देशों के लिए, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। इनकी जो मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों पर एक प्रकार से रोक लगाने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए यह संधि हुई थी। नाम था 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। दूसरी है भैया बीडब्ल्यूसी। बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम हो गया बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, अर्थात जैविक हथियार संधि। ठीक है, यह संधि कब हुई थी भैया, 1972 में हुई थी। और 155 से अधिक देश जो है उन्होंने इसके ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तीसरी संधि आ रही है भैया सीडब्ल्यूसी, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, अर्थात रासायनिक हथियार संधि। और यह संधि कब हुई थी, 1992 ईस्वी में हुई थी। और इसके ऊपर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी पहले एबीएम हुई, बीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी। इसका सीधा सा तरीका है एबीसी। पहले नाम क्या आ रहा है, एबीसी। जो पहले नाम आ रहा है वो पहले हुई, जो बाद में आ रहा है वो बाद में हुई, जो लास्ट में आ रहा है वो लास्ट में हुई। तो ये दोनों तो सेम है, 1972। और ये तीसरा है, इसमें 1992। मतलब सबसे लास्ट की साल जो है वो सबसे लास्ट की संधि की है, क्लियर है। तो ये भैया अपने 5वां जो चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके भैया।